ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। इस देश की जनता देखेगी कि इस देश में कैसे क्रांति होती है और उस क्रांति में ये जो गंदगी देश में फैल गई है ये कैसे साफ होती है और ये ईवीएम कैसे खत्म होती है और बैलेट पेपर से चुनाव कैसे होता है, इस देश की जनता अपनी आंखों से देखेगी। अपना हर चीज त्यागने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है, परंतु हम ईवीएम से 2024 का जो इलेक्शन है उसे नहीं होने देंगे। आचार संहिता के बारे में अच्छा एक मिनट, आचार संहिता जब तक ये लोग अंदर थे मैंने बकायदा पुलिस से बातचीत करी है, वो सवाल जरूर पूछूंगी मैं इनसे। आप लोग भले ही अंदर थे, मैं बाहर पुलिस से बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा मैं आचार संहिता के बारे में 144 लगी हुई है। मैडम इन लोगों को क्या नहीं पता? मैडम धारा 144 कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, ये किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि जहां मर्जी धारा 144 लगा दो। धारा 44 की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और जब धारा 44 और आर्टिकल 19 और 21 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आर्टिकल 19 और 21 जीतेगा। ऐसा नहीं है कि आप धारा 44 लगा के हमारी जुबान बंद कर दोगे, हमारी आवाज बंद कर दोगे, जैसा कि कोरोना के टाइम पे इन्होंने किया। धारा 44 का और धारा 44 ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और लगा देगा। अभी रिसेंट में एक मुकदमा हमने वो तीसरा रिकॉर्ड में फाइल किया है कि 144 की एक प्रक्रिया होती है और 144 के अंदर में कोई भी पुलिस वाला या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसे नहीं कह सकता। और यहाँ पर मैं 1 मिनट 144 का मैं बता दूं, एक मिनट 144 में बता दूं, सिर्फ 144 पुलिस स्टेशन बकायदा थाना मंदिर मैडम स्टेशन के बाहर 144 के बारे में बता दूं, आचार संहिता के बारे में 2 बातें मैं बता दूं आपको। 144 ऐसा ही है जैसे अभी हम गए थे अंदर यही होगा और अमरूद खाते हुए बाहर आए थे। 144 से डरने की आवश्यकता नहीं है देश की जनता को। 144 ऐसे हम अंदर गए और 2 घंटे बाद अमरूद खाते हुए बाहर आए। आज अमरूद का आपको सबको हमने इसीलिए एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया है। दूसरा, आचार संहिता छोड़ दीजिए, इमरजेंसी लगा लें, अघोषित इमरजेंसी तो है ही। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, आचार संहिता लगाएंगे तो और भी जल्दी इनको पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़ेंगे। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये देश की जनता की आवाज है। आचार संहिता की जगह ये इमरजेंसी। धोखा किया आप लोगों के साथ, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं होने। आप इमरजेंसी लगा लें, भानु जी बताएंगे, इमरजेंसी लगा लें, चुनाव उसी से होंगे, पेपर बैलेट से। क्या आपका सवाल? उन्होंने कहा कि मैडम मैंने बता दिया था धारा 144 है। मैडम धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत है। हाँ। और सीआरपीसी किसके अंतर्गत आती है? देश के संविधान के अंतर्गत आती है। धारा 144 बड़ी है या देश का संविधान बड़ा है? देश की जनता को ये बहुत सही तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, समझना चाहिए। इस देश में संविधान सबसे ऊपर है और संविधान में के भी ऊपर अगर कोई है तो वो है देश की जनता। और इसके साथ साथ जो देश का संविधान है वो संविधान में भी जो हमारे मूल अधिकार हैं जिसका जिक्र अभी हमारे भाई सत्यप्रकाश जी ने किया, वो मूल अधिकार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को, इस देश के हर नागरिक को कह रहा हूं, आम से आम नागरिक भी है, उसको यह अधिकार देता है कि शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे, प्रदर्शन कहे, बिना किसी हथियार के, बिना किसी उपद्रव के। और हम सारे के सारे लोग कानून को मानने वाले, कानून को जानने वाले जितने भी हम साथी हैं, हमने पूरी तरह से संविधान का, कानून का पालन करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। और हमें धोखा देके जिस तरह से पुलिस ले गई तो 144 का जो वो हवाला दे रही है या बहाना ले रही है, पुलिस को भी मालूम है और हमें भी मालूम है क्या है 144 और क्या है संविधान, क्या है संविधान में दिए गए हमारे मूल अधिकार। और इस जनता को भी समझना चाहिए संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, न धारा 144, न पुलिस, न इस देश का प्रधानमंत्री और न इस देश का गृह मंत्री, कोई इससे ऊपर नहीं। आगे अभी और डिटेन करेंगे, तैयार हैं आप? आगे और डिटेन करें, ये इनका काम है। ये गैर कानूनी तरीके से हमें डिटेन करते हैं, हम कानूनी तरीके से अपना अधिकार जो है हम उसे लेकर रहेंगे। और इस देश से लोगों ने नजारा देखा नहीं है, इसी बार इन 3 महीनों में इस देश की जनता देखेगी कि इस देश में कैसे क्रांति होती है और उस क्रांति में ये जो गंदगी देश में फैल गई है ये कैसे साफ होती है
और ये ईवीएम कैसे खत्म होती है और बैलेट पेपर से चुनाव कैसे होता है, इस देश की जनता अपनी आंखों से देखेगी। तो क्या लगता है कि आपने जो है प्रशासन की बात मान करके बहुत बड़ी भूल की किसकी, है? कौन से प्रशासन की बात मान ली हमने कौन से प्रशासन की बात मानी? हमने संविधान की बात मानी। हमने किसी प्रशासन की कोई ना तो उसका उल्लंघन किया, ना ही कानून का उल्लंघन किया। हमने संवैधानिक जो अधिकार है उनका सदुपयोग किया, उनके अनुसार काम किया। यहाँ पे इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स पटियाला हाउस कोर्ट से चल करके सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे थे, वहीं प्रशासन ने घेर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख रहा है, क्या लग रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं जो ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको रोका जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो जा रहे थे, लेकिन प्रशासन यहाँ पे रोक रहे हैं। यहाँ पे जो बैरिकेड लगी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले भी जितने भी एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया था। अब लगातार आप दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे हैं, बीच में रोक दिया गया। अभी हमें पुलिस वालों ने रोका गया है। काफी सीनियर एडवोकेट्स हैं जो पटियाला हाउस कोर्ट से तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पुलिस वाले अभी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बट एडवोकेट जो है हम अपनी तरफ आगे बढ़ते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो आवाज है इस मीडिया के थ्रू ऊपर तक पहुंचा सकें। ईवीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अक्सर देखेंगे कि काफी बार और भी मीडिया वाले लोग हैं और भी पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी आवाज ऊंची उठाई है। इसके साथ ईवीएम में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो टेम्पर होने की दिक्कत सबसे बड़ी है उसमें, और ये भी प्रॉब्लम है कि हैक भी हो सकता है। वो चुप है लेकिन वकील सड़कों पर है। क्या लगता है इसमें चेहरा चमकाने की? एज एन एडवोकेट हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री के लिए आवाज उठाएं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ आवर पीपल व्हेनेवर वी कास्ट अप। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझती है, ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती है? कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई पहले भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमारी प्रेजेंट सरकार है उन्होंने आवाज दबाने की कोशिश की। आज जैसे हम एडवोकेट्स हैं, आज भी हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे इन्होंने बस लगा दी है पुलिस वैन अपनी, और हमें रोकने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हमारी आवाज दब जाए। बट हम यही चुप नहीं होंगे, हम अपनी बात सीजेआई तक जरूर पहुंचाएंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ तक। और बिल्कुल इसके यहाँ पे डली हुई है ना ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल है, लेकिन आज जिस तरीके से हमें रोका गया है उसके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपनी बात रख नहीं सकते। हम पीसफुल मार्च कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि कोई दंगे फसाद कर रहे हैं। सिंपल हम जितने भी वकील हैं यहाँ पे यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं और उन्होंने हमें रोका। लेकिन जनता का तो भरोसा है ना ईवीएम में, जनता तो कुछ नहीं कह रही। जनता को पता हो तब ना। जनता को आधी से ज्यादा जनता को यही नहीं पता कि ईवीएम में सबसे बड़ा स्कैम है अपने आप में। उस ईवीएम को हैक करा जा सकता है बहुत आसानी से। ऐसा कहा गया है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि ईवीएम में अगर जैसे आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं जिस बटन पे आप प्रेस अपॉन करते हैं वहीं पे वोट जाए। इसलिए ईवीएम का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में, जिसके कारण अभी आम जनता तक तो ये बात ही नहीं गई। काफी लोगों को तो यही नहीं पता कि एक केस भी चल रहा है इसके रिगार्डिंग। बट हम अपनी बात बुलंद रखेंगे और बिल्कुल इस पे काम करवाई जाना चाहिए। एटलीस्ट एक कमेटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए जो इस पे काम करे, जो इस पे एटलीस्ट अपनी रिपोर्ट बताए कि क्या एक्चुअली में ईवीएम सही में माननीय है। लेकिन देश में कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन आप जो ईवीएम को लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हमारे देश में, चाहे वो ईवीएम ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, चाहे वो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनकी लाइफ को ले लीजिए, या इवन लीगल मुद्दे भी हैं जो हम डे टू डे अपनी कोर्ट्स में देखते हैं। लेकिन ईवीएम अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है। अगर आपको यही नहीं पता आपका वोट कहाँ जा रहा है, तो कल को कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक नई सरकार जो अच्छी हो सकती थी वो आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। अगर मोनोपोली हो गई। हाँ जी, आप देख सकते हैं किसको वोट दे रहे हैं। डिस्प्ले, ये अगेन वही वाली बात है कि मैंने सामने से एक चीज दबाई
और निकल के कुछ और आ गया। कहने का मतलब ये है, एक आप मशीन देखते होंगे कि जिसमें लेस चिप्स के पैकेट रखे पड़े हैं, आपने दबाया एक बटन, निकला कुछ और। तो ये वही वाली बात है। ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है ना, आप तो वकील हैं, आप वकील का ये सबसे बड़ा काम है कि वो देश के लिए, सिटीजन्स के लिए सही रास्ते पे सही काम करे। तो हमारे भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए आवाज उठाएं, और जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है, अगर आपको बताओ PIL हम भी डालते हैं, तो उसके लिए हम काम करें।